चलिए बच्चे लोग शुरू करते हैं हम लोग फटाक से आज का कंटेंट। तो आज जो है मुझे आप बच्चों के साथ डिस्कस करना है मैथ्स का तीसरा वाला एमसीक्यू का सेशन। शुरू के 2 सेशन मैंने जो है डिस्कस कर रखे हैं और ये जो है तीसरा सेशन होगा। तो जिन्होंने इसके पहले के 2 क्लास नहीं देखी होगी वो यूट्यूब में अपलोडेड है, आप उसे आराम से देख सकते हैं। और इस वाले क्वेश्चन से अब अपन लोग अपना काम चालू करते हैं। ठीक है, हम लोग कौन से वाले एग्जाम में कवर कर रहे हैं, जो हमारा एडीआई और जो आबकारी का जो एग्जाम है हम लोग उसे कवर कर रहे हैं। ठीक, और उसके लिए मैं आपको नए कंसेप्ट दे रहा हूँ, वही चला चलाया कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मस्त नए नए कंसेप्ट की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ये आ गया आपके अगला वाला क्वेश्चन। चलिए आइए मेरे साथ इस वाले क्वेश्चन को हम लोग कोशिश करते हैं। क्वेश्चन को पहले इत्मीनान से पढ़ लीजिए। पहला जॉब होता है क्वेश्चन को पढ़ना, और जब आप क्वेश्चन में एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे तब इसके सॉल्यूशन में जाएंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस है और इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इत्मीनान से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक तांबे की छड़ है जिसका व्यास है 1 सेंटीमीटर और लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, अब उसको हम लोग को मिला मिलाकर क्या बनाना है, तार बनानी है। ठीक, और जब हम लोग उसको तार बनाने के लिए जाएंगे तो तार जो है मेरे को 18 मीटर लंबी चाहिए, मेरे से वो व्यास की मोटाई वो पूछ रहा है। तो पहले आप समझ लीजिए कि मोटाई कहने से इसका अर्थ क्या है। जैसे तार कैसी होती है, तार दरअसल कुछ इस तरीके की होती है, मानते हो, तार कुछ ऐसी बेलनाकार होती है ना। तो तार की जो मोटाई है वो कुछ और नहीं होती होगी, वो दरअसल ये वाला हिस्सा होता होगा। मानते हो, तार की मोटाई ये होती होगी। तो तार की मोटाई दरअसल कुछ और नहीं होगी, वो उस तार का व्यास मतलब कि डायामीटर ही होगी। ठीक है, तो तार की मोटाई बोलकर वो दरअसल हमसे कुछ और नहीं, वो तार का डायामीटर हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन आ गया समझ में, यहाँ तक कंफर्टेबल है। चलो अब अपना काम हम लोग चालू करते हैं, सुनो जरा इस वाली बात को। तांबे की छड़ है तो तांबे की छड़ भी तो ऐसे ही बेलनाकार होती होगी ना। आ रही बात पकड़ में। तो मुझे जो है बेलन का मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम मतलब कि बेलन का आयतन आयतन याद होना चाहिए। बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच। इस वाली बात को मानते हो आप, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। पाई आर स्क्वायर एच जो है बेलन का आयतन होता है, कंफर्टेबल। अब इस वाली बात को थोड़ा सा समझो कि जब हम लोग जो है छड़ को पिघलाकर या छड़ को जोड़ जोड़ कर एक बड़ी तार बनाएंगे जो कि 18 मीटर लंबी होगी, तो उस वाली स्थिति में जो आयतन होता है ना वो हमेशा बराबर रहेगा। कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लिया कि मार्केट से अगर 2 किलो सब्जी बनाओगे, 2 किलो सब्जी खरीद कर आओगे और जब काट कर उसको बनाने जाओगे तो 2 ही किलो सब्जी बनेगी, 6 किलो या 3 किलो या 1 किलो तो नहीं हो जाएगी। समझ में आ रही बात, जितना आप एक्स्ट्रा डालते हो उतना वजन बढ़ेगा। लेकिन सब्जी अगर मार्केट से 2 किलो लाए हो और बनाओगे तो 2 ही किलो सब्जी बनाओगे, स्वीकार है। 1 पाव पनीर लाओगे तो घर में 1 ही पाव पनीर बनेगा, आधा पाव तो नहीं हो जाएगा घर आते आते, है ना। तो मतलब समझने का अर्थ ये था कि जब मैं ये तांबे की छड़ को जोड़ जोड़ कर या पिघला पिघला कर जब ये तार बनाने के लिए जाऊंगा, तो जो भी तांबे की छड़ को जोड़ जोड़ कर जो मोटा आयतन होता होगा, जो बड़ा आयतन होता होगा, वही इस तार के आयतन के बराबर होता होगा। मतलब कि तांबे की छड़ का जो कुल आयतन है वो तार के आयतन के बराबर होगा। चलिए बात आपको स्वीकार हो गई, ठीक है। चलो अब हम लोग काम को चालू करते हैं। ठीक, आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये हो गया मेरे लिए छड़ का। ठीक, अब एक तरफ मैं लिखूंगा तार का, तार भी तो बेलनाकार ही होगी और उसका आयतन हो जाएगा फिर से पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और मैंने क्या बताया कि जब एक शेप को तोड़कर दूसरा शेप हम लोग बनाते हैं तो आयतन जो है हमेशा बराबर रहता है। ये आप लोग कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई कई दफा वो बोलते हैं कि हमने घन को मोड़ जोड़ जोड़कर घनाभ बना दिया, या फिर कई दफा वो कहते हैं कि हमने आयत को तोड़कर जो है वृत्त बना दिया। तो वो कुछ भी तोड़कर कुछ भी बनाए, हमेशा आयतन जो है वो बराबर होता है, यही कंसेप्ट है। ठीक है, अब आयतन बराबर होता है, उसमें डेटा पुट करना चालू करते हैं। चलो आ जाओ भाई। तो सबसे पहले जब मैं छड़ का लगाऊंगा तो ये हो जाएगा पाई। अब यहाँ पर उसने मेरे को लिख कर दिया है जो डायमीटर है, जो व्यास है वो 1 सेंटीमीटर है। जो डायमीटर है अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो मानते हो जो त्रिज्या होगी वो आधा सेंटीमीटर होती होगी। ये वाली बात आपको स्वीकार होती है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आधा सेंटीमीटर, ऐसा, कंफर्टेबल। ठीक, और इसकी लंबाई यानी कि ऊंचाई उसने मुझे देकर रखी हुई है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 8 ऊंचाई की जगह पर सेंटीमीटर, ऐसा, कंफर्टेबल। ठीक, अब इस तरफ पुट करने जा रहा हूँ पाई। अब देखो मैंने आपको बोला था कि वो मोटाई के बहाने कुछ और नहीं पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। तो व्यास कैसे निकलेगा, 2 गुणा त्रिज्या निकलेगा। तो मैं त्रिज्या निकालता हूँ, उसमें 2 का गुणा कर दूंगा तो व्यास बन जाएगा और वही उसकी मोटाई होगी। ठीक है,
और उसमें मेरे को ऊंचाई देकर रखा हुआ है, ऊंचाई देकर रखा हुआ है 18 मीटर का। अब थोड़ा इस वाली बात को समझने की कोशिश करो, यहाँ पर है सेंटीमीटर, यहाँ पर है मीटर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के लिए मैं पुट करूंगा 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, जैसे ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर को काट देगा। अब ये जो क्वेश्चन है अब एकदम आपके बनाने लायक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इससे अब क्या होगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, और जैसे मैं इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करने जाऊंगा तो ये कैसे सॉल्व होगा, चलो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर देते हैं जल्दी जल्दी से। ये हो जाएगा 2 तिया नहीं 2 चौके 8, और यहाँ से कटेगा 2 निया 18, और ये 2 की घात 2 4 होगा, ये इस 4 को इस तरह से उड़ा देगा, सही है। तो r की घात 2 बराबर यहाँ से आ रहा है 1/900, मतलब r बराबर आ रहा है 1/30। तो ये त्रिज्या है 2 गुणा त्रिज्या, मतलब कि होता है डायमीटर, जो कि होता है व्यास। तो ये दरअसल हो जाएगा 2/30, मतलब कि 1/15। तो जो मोटाई है कुछ और नहीं, वो होगी 1/15 सेंटीमीटर, और वही इस क्वेश्चन का जवाब है। पता चला। तो आपके एग्जाम में जो है ज्योमेट्री के क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे, एग्जाम में तैयार होकर जाइएगा, ठीक। चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास ज्योमेट्री का एक और क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन है, आराम से रिलैक्स होकर देखो, आ जाएगा तुम्हें समझ में। पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ो। जैसे स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे तो सबसे पहला जॉब होता है क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ना चाहिए, तो थोड़ा पढ़िए, पढ़ने का प्रयास कीजिए क्वेश्चन को। हाँ, क्वेश्चन में ये कहता है, इन द गिवन फिगर द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो ये फिगर है, और इसमें जो रेडियस है सर्कल की वो 7 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। ये रहा 7 सेंटीमीटर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है सेंटर, और यहाँ से यहाँ तक है रेडियस, जो कि है 7 सेंटीमीटर, जो कि है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर वो कहता है BOA इज इक्वल टू 25 डिग्री, ये मुझे दिखाई दे रहा है BOA 25 डिग्री, और फिर मुझे कहता है BCO, ये रहा BCO, जो कि है 35 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कंफर्टेबल अपन लोग। द एरिया ऑफ सेक्टर OADC इज, तो मेरे से वो पूछ रहा है कि OADC का एरिया क्या होगा। OADC को पहले समझने की कोशिश करो कि OADC है कितना। ये है O, ये है A, ये है C, और यहाँ पर है D, मतलब इस वाले हिस्से का वो आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ऐसा समझ में आया। बेकार है, इतना हिस्सा वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरे से वो वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर वृत्त के किसी खंड का क्षेत्रफल पूछे, इसका मतलब है कि वो मुझसे पूछे कि भाई किसी एक सेक्टर का एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ सेक्टर मुझे बता दो, वृत्त खंड का मुझे क्षेत्रफल बता दो, तो हम लोग को देखना पड़ता है कि वो जो खंड है वो कितने डिग्री का है, अरे बात पकड़ में। और जो भी इसकी डिग्री होती है उसमें हम लोग 360 से डिवाइड करते हैं, तो इतना हिस्सा जो है थीटा अपॉन 360 वो उस खंड का होगा, और पाई आर स्क्वायर तो रहेगा ही सही। तो ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैंने वृत्त खंड का क्षेत्रफल लिखा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो उसने पूछा है, उसने यही तो पूछा है, चाप का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सेक्टर, जो उसने पूछा है मैं उसको जवाब दे सकता हूँ, मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है वो है 7, पाई का मान होता है, पाई का मान होता है 22/7। जो मुझे चाहिए बस ये थीटा की वैल्यू चाहिए। अगर किसी तरीके से मुझे ये थीटा मिल गया तो जो उसने पूछा है वो मैं निकाल कर दे दूंगा। तो अल्टीमेटली मुझे बस कुछ और नहीं चाहिए, मुझे बस थीटा चाहिए। आगे बात पकड़ में, किसी तरीके से ये थीटा मुझे कोई दे दो तो मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे दूं। अब सवाल है कि थीटा कैसे निकलेगा, चलो इसे आपको निकालना सिखाते हैं। मैंने ना कई दफा आपको ना इस वाली चीज को ना एक ट्रिक के फॉर्म में बताया है इसके पहले मेरे कई दफा क्लासेस में, हो सकता है आपको याद आ जाए जब मैं अभी बोलूंगा, तो ना भी याद आए तो कोई बात नहीं, अभी बोल रहा हूँ इसे याद कर लेना। ये वाला जो शेप है ना, ये पर्टिकुलर शेप आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप होता है। तो इस वाले शेप में ना एक जबरदस्त चीज होती है, उसे थोड़ा याद करने की कोशिश कीजिएगा। इस शेप में जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये x है, ठीक है। तो इस वाले शेप में जो कोण x होता है ना, वो कोण 1, 2 और 3 के सम के बराबर होता है। ये चीज ये को याद रखने की कोशिश कीजिए, ये मैं आपको ट्रिक दे रहा हूँ बेसिक, मैं आपको कभी जब आप मेरे से एग्जाम के बाद मिलिएगा तो आराम से निकाल कर बताऊंगा ये कैसे होता है, अभी थोड़ा सा याद कर लीजिए।
तो मैंने आपको क्या याद करवाया, ये शेप जो है जो मैंने लाल कलर का आपके एक बोर्ड में बनाया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शेप है, और इस वाले शेप में वो आपसे जो है सवाल बिल्कुल पूछता है। तो मैंने आपको कहा कि इसे थोड़ा सा याद रखने की कोशिश कीजिए कि इस शेप में जो बाहर वाला जो कोण होता है, जो कि यहाँ पर x है, वो अंदर के तीनों कोणों के योग के बराबर होता है, जो कि यहाँ पर 1, 2 और 3 है। ये एक नियम है जो कि हम चाहें तो डिराइव कर सकते हैं, अभी समय की कमी के कारण मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको याद करने की गुजारिश कर रहा हूँ। आगे बात पकड़ में। अब एक और दूसरा नियम है, उसे थोड़ा सा याद करते हैं, एक बार पेन ले आता हूं। हाँ, तो दूसरा नियम क्या कहता है उसको सुनिए। दूसरा नियम दरअसल ये कहता है कि वृत्त में, जरा समझिएगा इस वाली बात को, वृत्त में केंद्र पर बना कोण, वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। द एंगल विच इज फॉर्म्ड एट द सर्कमफ्रेंस of at the center of the in any circle, center of the angle is always twice the circumference of the angle। मतलब ये कि ये वाला जो कोण है थीटा, ये उसकी सर्कमफ्रेंस पर बना है, मतलब कि उसकी परिधि पर बना है, ठीक है। जो जो थीटा है जो कि उसकी परिधि पर बना है, अब ये जो केंद्र पर बना वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण की मैं बात कर रहा हूँ, जो सेंटर पर बनने वाला है, वो परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है। ये एक रूल है, ये एक नियम है जो आपको याद करना चाहिए। मैंने क्या आपको याद करने के लिए कहा कि केंद्र पर बना कोण, वृत्त में केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना होता है, ये मैंने आपको याद करने के लिए कहा, ठीक है। तो चलो अब अपन अपना काम को चालू करते हैं, ठीक। अब मान लो कि मैं कहता हूं कि यहां पर बना हुआ कोण जो है मान लिया x है, ठीक। तो यहां पर बना हुआ कोण इस वाले नियम के हिसाब से कितना होना चाहिए, 2x होना चाहिए, बेकार है, ठीक। केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने हुए कोण का 2 गुना हो गया, ये मामला अपना सेट हो गया। दूसरी वाली बात ये है कि इस वाला नियम को लगा रहा हूँ, इस वाले शेप में जो बाहर वाला जो कोण होता है, जो कि यहाँ पर 2x है, वो अंदर के तीनों कोण के योग के बराबर होगा, जो कि यहाँ पर x 25 और 35 है। x 25 और 35 है, ठीक है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से मेरे पास 60। अगर x वैल्यू 60 है तो ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है, जो कि दरअसल मेरा थीटा है, वो 2x होगा, जो कि होगा मेरा 120। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ गई जो कि 2x था, थीटा की वैल्यू जो कि 2x था, जो कुछ और नहीं आई, कितना ही भैया 120। तो ये 120 को मैंने यहाँ पर लगा लिया, सही है। अब जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कैसे काटूंगा, थोड़ा देखो तो। जैसे मैं इसकी कटिंग करने के लिए जाऊंगा तो 120 दिया, सही है, ये 7 इस 7 को काट देगा, सही है। और जब इसको थोड़ा सा इंटू करवाएंगे अपन तो हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 तो आ जाएगा 154 डिवाइड बाई 3। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। देखा मैंने कैसे सॉल्व किया इस वाले क्वेश्चन को, आइडिया मिला बच्चों को, स्वीकार है अपन इस वाली बात को लेकर, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप कंफर्टेबल होंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हल्का फुल्का अगर मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समय ले रहा हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपको नियम बता सकूं कि भाई नियम क्या क्या है, तो आराम से आप नियम को सीखते हुए भी चलिए। जैसे अब इस वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहता है 3 किसानों के पास क्रमशः 490, 588 और 882 किलोग्राम चावल है, ठीक है भाई। एक बोरे की अधिकतम क्षमता क्या होगी ताकि सभी चावल समान भार के साथ बोरे में भरे जा सके। तो वो कुछ और नहीं कह रहा है कि वो बता रहा है कि हमारे पास 3 अलग अलग जो है प्रकार के किलोग्राम के चावल हैं और हम लोग को एक बोरा लाना है जिसमें जो है सारे के सारे बराबर भागों में हम लोग भर सके, ठीक है। तो इस वाली स्थिति में जब इस तरह का सवाल आता है, जैसे मान लिया ऐसा भी वो कभी कभी बोलता है कि भैया हमारे पास जो है इतना इतना लीटर दूध है, कौन सा पात्र लेकर आऊं कि जब मैं दूध निकालने जाऊं तो समान मात्रा में सभी से जो है दूध निकल जाए, दूध की कोई मात्रा उसमें पात्र में बचनी नहीं चाहिए, सारा का सारा उससे पूरा का पूरा निकल जाए। जैसे मान लो उदाहरण के लिए सोचने की बात है कि अगर मान लिया कि आपके पास 3 लीटर दूध है, ठीक है, और जो मापक है वो 2 लीटर वाला है, दूध 3 लीटर का है, मापक 2 लीटर वाला है, तो 2 लीटर एक बार में माप लोगे। अब जब बचा हुआ जो कि 1 लीटर होगा वो निकालने जाओगे तो नहीं माप पाओगे, है ना। तो इसका मतलब है कि मापक का कुछ ऐसा लाना है कि पूरा का पूरा जो दूध है वो सक्सेसफुली मप जाए, कुछ बचे नहीं।
जैसे 3 लीटर अगर दूध होगा तो 2 लीटर के मापक से नापने जाओगे तो नहीं माप पाओगे, 1 लीटर छूट जाएगा जो कि उसमें नाप नहीं पाओगे आप, है ना। वैसे ही वो इसमें कह रहा है कि मेरे पास इतने इतने किलोग्राम के चावल है, अब बोरा कैसा लेकर आऊं ये जो चावल है सारे के सारे बराबर उसमें फिट हो जाए और 1 आध किलो चावल बचे नहीं। अरे आपको बात समझ में, वो ये कह रहा है हमसे, चीज आ गई समझ में। तो हमसे पूछ रहा है कि इस वाली चीज को आप कैसे हैंडल करोगे। तो चलो आपको थोड़ा सा डिलीवर करते हैं, रिलैक्स होकर देखो। मेरे पास है 490, 588, 882, ठीक है। तो इस वाली स्थिति में ऐसा बोरा जिसकी क्षमता अधिकतम हो और सभी का सभी जो है बराबर तरीके से मप जाए, कुछ बचे नहीं, इस स्थिति में हम लोग क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं। कंफर्टेबल है। तो ये जो क्वेश्चन है ये किसी और चीज का नहीं, ये HCF का क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है हमारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को कवर किया हुआ है। 1-2 क्वेश्चन और ऐसे करवाऊंगा, तो अगर मान लो थोड़ी बहुत अगर इसमें अंडरस्टैंडिंग कम बन रही हो तो अभी करवाऊंगा तो और अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, ठीक है। तो चलो एक बार मेरे साथ कोशिश करते हैं। तो मुझे क्या करना है भैया, मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे सिर्फ बैठकर इसका HCF निकालना है। HCF निकालने की अलग अलग ट्रिक होती है, एक ट्रिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आराम से रिलैक्स होकर देख लो। आप क्या कर सकते हो HCF निकालने के लिए, कि जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है वो है 882, जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है, जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर 882, उसको उसके छोटे वाले नंबर से भाग दिलवाना पड़ता है। 882 का जो छोटा नंबर है वो है 588, तो मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे 882 को 588 से भाग करवाना है, बस इतना ही मेरा काम है, ठीक है। तो जब मैं इसे भाग करवाने जाऊंगा तो भाग करवाने के कुछ 3-5 नहीं करना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, जैसा उसमें लिखा हुआ स्टेप बाय स्टेप वो कर देना है बस, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत आराम से मैं इसको 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, तो मैं 1 से डिवाइड कर दूंगा इसको, ठीक। तो जैसे मैं इसको 1 से डिवाइड करने जाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 588 ऐसा, ठीक। जैसे इसको डिवाइड करने गया तो 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, 7 मतलब कि 17 हो जाएगा, जिसमें से 8 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पर बच जाएगा मेरा 7 में से 5 जाएगा तो आ जाएगा 2, ये ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास ये वाला जो 588 है वो यहाँ पर लिखा जाता है। सीख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा जानबूझ के समय लेकर बता रहा हूँ ताकि आप कंसेप्ट समझ पाए। अब फिर से ये एक बारी में चला जाना चाहिए, 2 बारी में चला जाएगा, हाँ 2 बारी में चला जाएगा। 2 बारी में हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और हो जाएगा फिर से 5, है ना। तो ये सारा का सारा हो गया कैंसिल। अब ये जो यहाँ पर बचता है ना, ये बचा हुआ है और ये तीसरा नंबर बचा हुआ है, तो अब मैं क्या करूंगा, इस तीसरे वाले नंबर को इससे भाग करवाऊंगा, यही नियम है। 294 को अब आप इस तीसरा वाला जो नंबर जो बचा हुआ था उससे भाग करवाएंगे ऐसा, ठीक है। तो अभी जो है ये एक बारी में जाएगा, तो जब ये एक बारी में जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 294, 10 में से 4 जाएगा 6, 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा 9, 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, सही है। अब ये 294 को आप यहाँ पर लिखेंगे ऐसा, ठीक ऐसा। तो थोड़ा सा इधर खसका के करूँ क्या, चलो यहीं पे कर देता हूँ, थोड़ा बहुत हौच पौच होने वाला ऐसा लग रहा है। तो एक बारी में ये जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 196। अब मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 14, 14 में से 6 जाएगा तो बचेगा 8, और यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा 8, 18 में से 9 जाएगा तो बचेगा मेरे पास 9, और ये हो जाएगा सारा का सारा कैंसिल, ठीक है। अब ये जो 98 आ रहा है, ये जो 98 आ रहा है वो यहाँ पर ऐसा लिखा जाता है, देखो थोड़ा सा जो है जगह कम है करके यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो 98 है उसमें ये वाला जो 196 है ये डिवाइड होता है ऐसा, तो ये जो है सक्सेसफुली 2 बारी में कैंसिल हो जाएगा ऐसा। तो ये जो फाइनली जो यहाँ पर बचता है, ये वाली चीज ही मेरी कहलाती है HCF, यही है मेरा HCF। तो ये मैंने आपको ट्रिक दी कि अगर थोड़े आड़े तड़े नंबर अगर पेपर में आते हैं तो हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। आराम से सिर्फ रिलैक्स होकर, 1-2 बार और करके दिखाऊंगा, बढ़िया लगेगा, उसके बाद आराम से रिलैक्स होकर सिर्फ डिवाइड करोगे, धीरे धीरे जितना डिवाइड हो सक रहा है उतना करो, बाकी को नेक्स्ट टाइम में देख लेंगे अपन लोग। तो जो आखिरी में बचेगा यहाँ पर वही अपना HCF कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 98 बच रहा था, यहाँ पर मेरे को जो है दरअसल थोड़ा सा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जगह कम है, लेकिन यहाँ पर ऐसे 196 से मेरे को ऐसे डिवाइड देना चाहिए था, ठीक है। तो यहीं पर ऐसे ही पूरा का पूरा कट जाता, और जो बचता यहाँ पर यही दरअसल कुछ और नहीं होता है, ये HCF होता है, ठीक। और जो HCF होगा वही दरअसल वो संख्या होगी जिसमें आप अधिकतम क्षमता की वो संख्या होगी जिसमें आप सभी चावल को समान संख्या के बोरे में भर सकोगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कुछ और नहीं है, वो है 98। आगे बात पकड़ में, ठीक है। तो हल्का सा मान लिया कि कैलकुलेटिव है, लेकिन मैं तो खुद बोल रहा हूं कि ये जो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं यहाँ पर वो
कमजोर दिल वालों के लिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगले हफ्ते पेपर है और आपको थोड़ा बहुत बेसिक की अंडरस्टैंडिंग है, आप लोग थोड़ा बहुत बेसिक में पेन चलाए हैं, तो मेरी जवाबदारी है कि थोड़ा आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूं, ताकि जब पेपर में अगर थोड़ा भी लेवल अच्छा आता है तो आप लोग वहाँ पर परफॉर्मेंस दे सको, ठीक है। हालांकि बेसिक के भी कुछ क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं, बेसिक वाले भी बताऊंगा ही, लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ ट्रिक के साथ ही सीखने की कोशिश करो, अगले ही हफ्ते पेपर है, ठीक। आइए, अब ये उसी तरह का एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। वो डालने का मेरा पर्पस दरअसल ये था कि मैं आपको जो है अच्छे से क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन दे सकूं, ठीक है। अब चलो आ जाओ इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये कह रहा है कि एक व्यापारी है, उसके पास 3 अलग अलग प्रकार के दूध हैं, एक है 435 का, एक है 493 का, एक है 551 का। अब बोल रहे पीपो की कम से कम संख्या बताइए, ठीक है, जिससे पूरे दूध को बिना मिलाए रखने की आवश्यक समान मात्रा में पीपो की संख्या क्या होगी। मतलब वो कह रहा है कि हमको जो है, हमको बिना मिलाए जो है मिक्सिंग नहीं करनी है, सीधा ऐसे ऐसे करके नापना है, वही बता रहा था ना अभी, सीधा ऐसे ऐसे करके नापना है, और जो दूध है वो बचना नहीं चाहिए, उस पीपे में पूरा का पूरा नप जाना चाहिए। तो बोल रहा है कि मेरे को वो जो पीपा है उसमें कम से कम कितनी संख्या की जरूरत पड़ेगी। अब जरा समझो, अगर आप मेरे से पूछोगे पीपो किस मात्रक का पीपा पीपा होना चाहिए, किस मात्रक का, वो जो पैरामीटर है जो कि हम ऐसे दूध को निकालते हैं, किस मात्रक का होना चाहिए, वो कुछ और नहीं होगा, उसका HCF होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन पूछा था किस मात्रक का बोरा लेकर आना है, भैया 98 किलो वाला बोरा ले आओ, तो आपका सारा का सारा जो चावल है मप जाएगा। यहाँ पर भैया किस मात्रक का पीपा लेकर आना है, तो अभी निकाल दूंगा HCF, वही उसका जवाब हो जाएगा, है ना। तो जैसे मैं इसका HCF निकालने के लिए जाता हूँ तो मुझे कुछ और नहीं करना है, मुझे 435, 493 और 551 का कुछ और नहीं करना है, HCF निकालना है, ठीक है। अब इसका HCF निकालने के लिए वही डिवाइड करने वाली ट्रिक है, मैंने आपको अभी भी डिवाइड करना सिखाया है। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको जस्ट छोटे नंबर से डिवाइड करो और एक एक करके सभी को डिवाइड करते जाओ। जैसे ही आप सभी को डिवाइड कर दोगे तो आखिर में जो बचेगा वही आपका जवाब हो जाएगा, समझ गए आप। तो वो जो है अपना HCF निकलेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए वो डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, डिवाइड आप स्वयं कीजिएगा, मैं आपके लिए नंबर को लिख देता हूँ, ठीक। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो ये आपको ऐसा दिखाई देगा। मैं थोड़ा सा एक स्टेप कैलकुलेशन वाला जो इसके पहले बता जो स्किप कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 15 गुणा 29, 17 17 गुणा 29, 19 गुणा 29, ये आप डिवाइड करोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझने की बात यह है कि HCF कुछ और नहीं होता है, वो कॉमन फैक्टर होता है। तो वो चीज जो इन सब में कॉमन है वो है 29। तो इस क्वेश्चन में HCF अगर आप मेरे से पूछोगे तो वो होगा 29। तो अगर मान लो कि आपको 435, 493 और 551 में बराबर बराबर माप के निकालना और कुछ बचना नहीं चाहिए, तो आपको जो मात्रक लगेगा वो 29 लीटर का मात्रक लगेगा। 29 लीटर के मात्रक से आप सारा का सारा बराबर बराबर माप डालोगे, कुछ नहीं बचेगा उसमें। ये बात समझेंगे HCF क्या होता है। अब उसके आगे की बात बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में, लेकिन ये नहीं पूछा कि कितने मात्रक का पीपा लेकर आओगे, इसमें पूछ रहा है कि भैया पीपे की संख्या क्या होगी। मतलब कि मान लिया कि आप 29 मात्रक का पीपा लेकर आओगे, 29 मात्रक का जो है वो पैरामीटर लेकर आओगे, लेकिन कितने ठोक लाओगे कि बराबर बराबर सब नाप डालोगे एकदम, उसमें कुछ नहीं बचेगा। तो हम जो है वो कितने ठोक लाएंगे, कभी कभी ये भी पूछता है। और क्वेश्चन का ये अगला भाग है जो इसके पहले सिखाया था, बढ़िया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीखने की कोशिश करो। तो वो जो कितने ठोक लाएंगे, वैसे छत्तीसगढ़ में ऐसे ही बोलते हैं कितने ठोक लाओगे, तो हम जो है कितने ठोक लाएंगे वो कैसे पता चलेगा हमको, रिलैक्स वगैरह देखो, ये हो जाएगा 435 डिवाइड बाय 29, और यहाँ पर है 493 डिवाइड बाय 29, 551 डिवाइड बाय 29, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, ये कटूंगा, इसकी कटिंग करवाऊंगा तो 17 बारी में, इसकी कटिंग करवाऊंगा तो सॉरी इसकी कटिंग करवाऊंगा तो 15 बारी में, इसकी कटिंग करवाऊंगा तो 17 बारी में, और इसकी कटिंग करवाऊंगा तो 19 बारी में। मतलब कहने का अर्थ दरअसल ये है कि जब 435 लीटर को जब मैं 29 लीटर वाले पीपे से मापने जाऊंगा तो 15 पीपों की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 17 की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर 19 की जरूरत पड़ेगी। तो कुल कितने की जरूरत पड़ी ये बताने के लिए मेरे को सबको जोड़ना पड़ेगा, समझ में। तो कुल कितने की जरूरत पड़ेगी, जब मैं तीनों को जोड़ दूंगा 15, 17 और 19 को, तो मुझे पता चलेगा कुल 51 पीपों की जरूरत पड़ेगी, और 51 ही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बेकार है, पता चला हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, डन है यहाँ तक अपन लोग।
ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। तो ऊपर के जो दो क्वेश्चन थे वो सिमिलर टाइप के थे। और एक और बात मैं फिर से बोल रहा हूँ, हल्का सा मैं पेस इसलिए मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि आपके पास उस चीज को रिवर्ट करके दोबारा से सुनने का ऑप्शन है। तो ये सोचकर परेशान मत होना कि सर जो बोले वो थोड़ा सा फास्ट बोल गए। हाँ, मैं फास्ट बोल गया, मेरे को कम टाइम में कंटेंट ज्यादा डिलीवर करना है। तो आपके पास रिपीट करने का ऑप्शन है ना, 2-3 बार सुनो ना, आपको समझ में आ जाएगी ना बात, क्यों परेशान हो रहे हो। चलो यहाँ जरा फोकस करो। क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है कि भाई एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। ठीक है भाई, इसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत बढ़ाना चाहिए ताकि 60% की वृद्धि क्षेत्रफल में हो जाए। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल याद होना चाहिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही होता है। ठीक है, तो बोल रहा है भैया क्षेत्रफल में हमको 60% का वृद्धि चाहिए ना। और यहाँ पर बोल रहा है कि आधार में हमने 40% की वृद्धि कर दी है ऑलरेडी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भाई हम लोग को ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो अगर आपको थोड़ा सा ख्याल आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इसके पहले। अगर बराबर के इस तरह वाली जो चीज है उसको हम लोग बोलते हैं नेट चेंज, है ना। और इसको हम लोग बोलते हैं ए और इसको हम लोग बोलते हैं बी, ऐसा। ठीक है, तो नेट चेंज का जो फंडा है मेरे पास, नेट चेंज का जो फंडा है मेरे पास वो होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ऐसा। ठीक है, नेट चेंज का ये फंडा होता है मेरे पास। ठीक है, जिसमें नेट चेंज की वैल्यू है 60, ए का मान है मेरे पास 40 और बी जो कि दरअसल कुछ और नहीं है, वो उसकी ऊंचाई है, उसका मान मेरे को इसने पूछा है, ऐसा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 20, इधर आएगा तो ये 0 इसको काटेगा, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 7 b/5 और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा 100/7। आपको ये याद रखना चाहिए, दरअसल कुछ और नहीं होता है 14.28%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 14.28%। क्या बोलते हो, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, मजा आया बनाकर, मस्त लगा एकदम। और आप इस एग्जाम में इस तरह के ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कीजिएगा, आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना 100% है। ठीक, आइए मैं आपके लिए चलता हूँ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है डीजल के दाम में 26% की बढ़ोतरी की गई। एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 15% की वृद्धि करना चाहता है, तो कितने प्रतिशत उसे अपने उपभोग में कमी करनी चाहिए। तो आपको इन तीन चीजों में रिलेशन पता होना चाहिए, प्राइस, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, दाम, व्यय और उपभोग, इसके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजप्शन, है ना। मतलब होता है कि व्यय बराबर दाम गुणा उपभोग। ठीक है, जैसे मान लिया कि भाई 100 रुपए का एक पेट्रोल आता है और आपको 5 लीटर पेट्रोल का उपभोग करना है, तो कितना खर्चा करना पड़ेगा, 100 का 1 लीटर तो 5 लीटर का 500 गुणा किया ना आपने, तो ये 100 और 5 से गुणा करो तो 500 आ जाएगा। ऐसा करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं इसमें। बोल रहे डीजल का दाम, तो ये है दाम, ये बोल रहा है 26% बढ़ गया, तो इसमें प्लस कर दिया मैंने। तो बोल रहा है व्यय, ये है व्यय जो कि होता है एक्सपेंडिचर, 15% वृद्धि कर दिया, तो इसमें भी 15% बढ़ गया। ठीक है, तो बोल रहा है आपसे कि भाई हमको उपभोग में कितना कमी करना पड़ेगा, ये मेरे से वो पूछ रहा है। ठीक है, तो फिर से भाई इक्वल टू के इस तरफ वाला होता है नेट चेंज। ठीक, ये हो गया मेरा ए का मान और ये हो गया मेरा बी का मान। सही है, कंफर्टेबल है आप लोग। तो इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, नेट चेंज का फंडा होता है, नेट चेंज का फंडा होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। लेकिन दरअसल यहाँ पे क्योंकि कमी बोल रहा है तो इस बार जो बी है वो दरअसल कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख रहा हूँ इस बी को, देखो ऐसा लिख सकता हूँ, चलेगा आपके लिए ऐसा, क्योंकि वो कमी बोल रहा है इस वजह से। ठीक है, और यहाँ पर भी ऐसा कर रहा हूँ, चलेगा ऐसा। ठीक, क्योंकि वो कमी बोल रहा है। ठीक, कमी बोलता है तो अपन माइनस करते हैं। अच्छा इसको सॉल्व करें तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 26 माइनस 20 प्लस 26 माइनस बी बटे में आ जाएगा 100, ऐसा। सही है,
कंफर्टेबल है पर लोग। अब मैं जैसे इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 126 बी बटा 100, और ये उधर गया होगा तो 26 में से 15 कम हुआ होगा, 26 में से 10 कम करूंगा तो आ जाएगा 16, और 5 कम करूंगा तो आ जाएगा 11। ठीक है, और यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी b बराबर 1100 बटे में आ रहा है मेरे पास 126। अब इसकी लगभग कटिंग कर लेंगे अपन लोग, एकदम एग्जैक्ट कटिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अपन लोग जब लगभग कटिंग करते हैं तो उससे जवाब मेरे को मिलेगा 8.7, और यही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, थोड़े बोले आगे बढ़ जाओ। सेट है यहाँ तक, फंडा तो क्लियर हो गया ना कि अपन को फंडा क्या भिड़ाना है। इस तरह के क्वेश्चन अभी अभी CGPSC एग्जाम में भी बहुत पूछे गए थे, तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि एकदम एग्जाम में आने वाले सिलेक्टिव क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, इधर उधर की कोई बकवास चीज नहीं करवा रहा हूँ। आराम से रिलैक्स होकर सीखो, मस्त कंटेंट है, मजा आ जाएगा तुम्हें। चलिए आइए चलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये है मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। रेनू अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और आय में 29% की वृद्धि होती है तो बचत में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो आपको जो है ये वाला जो क्वेश्चन है मैं एक ट्रिक से बताऊंगा, मस्त एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उस ट्रिक का नाम है मेरे पास एलिगेशन मेथड। तो अपन इसको एलिगेशन मेथड से सीखेंगे। ठीक है, चलो आओ एक बार रिलैक्स होकर देखो। हाँ 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 हाँ, देखो कोई भी इंसान जो कमाता होगा, कुछ भी कमाता होगा, 8,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कुछ भी कमाता होगा, तो उसकी जो कमाई है वो दो ही तरह से हिस्सों में बंटती होगी, है ना। एक हिस्सा होता होगा उसका जो उसने क्या किया कि बचा लिया, और दूसरा होता होगा जो ना भी चाहता होगा तो भी हो जाता होगा खर्च। तो किसी भी इंसान की जो कमाई है वो दो ही हिस्सों में बंटती है, या तो वो कमाता है, सॉरी, या तो वो उड़ाता है या तो वो बचाता है। तो जो भी इंसान कुछ कमाता होगा तो उसके दो ही हिस्से होते होंगे, या तो वो बचाता होगा या तो वो उड़ाता होगा। ठीक है, तो जो इनकम होती है, जो इनकम होती है वो दरअसल कुछ और नहीं होती, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय, सेविंग का मतलब होता है बचत। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर जो कि होता है व्यय, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सेविंग, और इन दोनों को जब मिला दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा इनकम। बोलो यहाँ तक बात तुम्हें क्लियर हो गई? ठीक है, कंफर्टेबल है। अब उसने मेरे को क्वेश्चन में बोल के दिया कि अपनी आय का 20% वो बचाता है। ठीक है, तो 20% बचा रहा है, इसलिए मैंने 20% यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब 20% बचा रहा है तो पक्का 80% उड़ाता होगा, यहाँ पर 80% लिख दिया। सही है, कंफर्टेबल है अपन लोग। अब उसने मेरे को क्वेश्चन में ये बताया कि उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो गई। अब यहाँ पर लिख रहा हूँ वृद्धि वाली चीज यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 20% वृद्धि हो गई। अब उसके कारण उसकी आय में भी 29% की वृद्धि हुई थी। आय है इनकम, मतलब ये है, यहाँ पर लिख रहा हूँ 29%। तो पूछ रहा भैया बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो चलो मान लेता हूँ कि बचत में x% की वृद्धि होगी। ये ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग। ठीक, अब मैं इसको जो है जब एलिगेशन लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा, थोड़ा रिलैक्स होकर सीखना। एलिगेशन में ये दोनों ऐसे आगे भागते हैं। अब यहाँ पर ये 29 है और ये x है, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 29। ऐसे हम लोग एलिगेशन मेथड लगाते हैं, और जब ऐसे जाऊंगा ऐसे तो यहाँ पर हो जाएगा 29 माइनस 20 ऐसा। ठीक है, तो अब मेरे पास ये घट के आ जाएगा 9, और ये x माइनस 29 ही रहेगा। ठीक है, ऐसा। सही है, तो ये हो गया 80% के केस में, और ये हो गया 20% के केस में। जैसे इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स होकर समझने की कोशिश करना कैसे दिखेगा। 80% बटा 20%, 80% के केस में क्या है मेरे पास x माइनस 29, यहाँ पर लिख दिया मैंने x माइनस 29, और यहाँ पर क्या है मेरे पास 9 है, यहाँ पर लिख दिया मैंने 9। देखो मैंने कैसे जमाया है। ठीक है, इसको सॉल्व करूंगा x के लिए, x की जो भी वैल्यू आएगी वो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा कटिंग है, जल्दी से कर देता हूँ, ज़्यादा मेरे को एफर्ट नहीं लगेगा। कटिंग करने जाऊंगा तो ये से काटूंगा तो ये हो जाएगा 4 बारी में, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 36 बराबर x माइनस 29। सही है, ये इधर आएगा तो दोनों जुड़ जाएंगे, 6 और 9 हो जाएगा 15, ऊपर आ जाएगा 1, 3 3 हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आ रहा है वो है
65%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। दिखाई दिया आपको? इस तरीके से क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये एलिगेशन मेथड पसंद आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हल्का सा मैं ना हल्का सा एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अच्छा रख रहा हूँ, कम नहीं रख रहा हूँ, थोड़ा अच्छा रख रहा हूँ, ताकि आपको सॉल्व करके मेरे साथ मजा तो आए, थोड़ा लगे तो आपको कि हाँ मतलब सर के साथ बैठे थे तो कोई नई चीज सीख कर गए थे। आइए उसी तरह का एक और क्वेश्चन हम लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे। हम्म, पढ़िए जरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोलता है कि हमारे पास 120 जो हैं दरअसल छात्र हैं। ठीक है भाई, 120 जो है हमारे पास विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब 120 विद्यार्थियों में वो मुझे बताता है कि हाँ, 120 विद्यार्थियों में बताता है कि कक्षा में 45% जो है लड़कियां हैं और शेष जो हैं लड़के हैं। मैं चाहूँ तो लड़के लड़कियों का गिनती निकाल सकता हूँ, जरूरत नहीं है। यदि लड़कियों की द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 54 है और लड़कों द्वारा औसत 46 है, तो सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। इसको भी मैं अपनी ट्रिक, जिसको मैं एलिगेशन मेथड बोलता हूँ, उससे ही सॉल्व करूंगा तो आराम से कर सकूंगा। ठीक है, चलो आओ एक बार रिलैक्स होकर मेरे साथ देखते हैं। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करने के लिए जाता हूँ तो इसमें क्या होता है कि बता रहा है मेरे को लड़कियां, लड़कियों के लिए मैंने लिखा है गर्ल्स और यहाँ पर मैंने लिखा है बॉयज। ठीक है, लड़कियां कितना है भैया 45% है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 45%। ठीक, लड़कियां 45 है तो लड़के अपने आप होते होंगे 55। ठीक है, इसमें तो अभी आपको कोई डाउट नहीं, अभी भी अपन ने वाली बात की थी। अब बोल रहा है कि लड़कियों को मिला है 54, लड़कों को मिला है 46, तो पूरी क्लास को, अब लड़के और लड़की को मिला दूंगा तो भैया क्लास ही बनेगी, सारे के सारे विद्यार्थी हो जाएंगे, तो पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा, तो मान लेता हूँ x। ठीक किया मैंने यहाँ तक। अब जैसे मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, ऐसे आगे भागूंगा तो एलिगेशन लगाऊंगा। एलिगेशन लगाने के लिए हो जाएगा x माइनस 46 और ये हो जाएगा 54 माइनस x, ऐसा। ठीक, तो ये हो जाएगा मेरे पास गर्ल्स की वैल्यू, ये हो जाएगा मेरे पास बॉयज की वैल्यू। तो जब लिखूंगा तो देखना कैसे लिखूंगा। ये हो जाएगा गर्ल्स अपॉन बॉयज इज इक्वल टू x माइनस 46 अपॉन 54 माइनस x। ये सही है? ठीक है, और गर्ल्स की वैल्यू है मेरे पास 45 और बॉयज की वैल्यू है मेरे पास 55। दोनों परसेंटेज परसेंटेज, लेकिन ऊपर नीचे से परसेंट परसेंटेज वो कट गया। ठीक है, अब इसको सर मुझे कैलकुलेट करना है, इसको कैलकुलेट करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये आप बहुत आराम से कर सकते हो, आपके लिए कोई टफ जॉब नहीं है। सर इसको काटो, 5 से कटेगा ऊपर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और काटने के बाद यहाँ पर सिर्फ x की वैल्यू निकालो। x की जो भी वैल्यू निकालोगे वही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा और आप बहुत आराम से ये वाली कैलकुलेशन को कर सकते हो। कोई टफ कैलकुलेशन नहीं है, बहुत ही डुएबल कैलकुलेशन है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 49.6 का, मतलब ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, हल्का फुल्का गुणा भाग आप स्वयं कीजिएगा। चलते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्यों छोड़े सर आप हमारे लिए? ताकि मैं आपको अगला क्वेश्चन करवा सकूँ ना। देखो इतना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, CGPSC 2023 में आया हुआ सवाल है भाई, ना ये मुझे आपको करवाना है। तो चलो इसको एक बार हम लोग मेरे साथ कोशिश करते हैं। तो जैसे ही मैं इस वाले क्वेश्चन को कोशिश करने जाऊंगा तो कैसे होगा ये एक बार रिलैक्स होकर सुनते हैं। हाँ, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक पुस्तक में पृष्ठों की कुल संख्या मुझे उन्होंने बता दी है, जो कि है 25-20। ठीक है भाई, एक ज्ञात, यह ज्ञात है कि उपन्यास 5 दिनों में पूरा पढ़ लिए। ठीक है भाई, तो मेरे को उसने जो है टोटल पेज बता दिए हैं और ये भी बता दिया है कि 5 दिन में हमने पूरा पढ़ भी डाला। ठीक है, तो पहले दिन पढ़ा, दूसरे दिन पढ़ा, तीसरे दिन पढ़ा, चौथे दिन, 5वें दिन पढ़ा, और सभी को इन्होंने डिग्री में बांट के दिया हुआ है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पे लिखा हुआ 63, यहाँ पे लिखा 77, यहाँ पे लिखा 68, यहाँ पे लिखा 50, यहाँ पे लिखा 94 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है कि भैया दूसरे और चौथे दिन में पढ़े जाने वाले पृष्ठों की संख्या क्या होगी। तो सेकंड और फोर्थ डे में जो आप पढ़े हो उसका आपको संख्या का अंतर बताना है। ठीक है, तो दूसरा और चौथा, तो ये होने वाला है सेकंड और ये होने वाला है फोर्थ।
सेकंड के लिए जो डेटा है मेरे पास वो है 77 और यहाँ पर है 58, तो दोनों के बीच को मेरे को अंतर निकालना चाहिए क्योंकि उसने अंतर ही पूछा। 77 डिग्री माइनस 58 डिग्री करूंगा मैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17, 17 में से 8 जाएगा तो बचेगा 9, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 6, 6 में से 5 जाएगा 1, तो यहाँ पर 19 डिग्री आने वाला है, ठीक है। तो अंतर अगर डिग्री में पूछा होता तो मैं 19 डिग्री इसका जवाब बोल देता, लेकिन जो अंतर है वो संख्या में, पृष्ठों की संख्या में, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस डिग्री को हटाना पड़ेगा। तो डिग्री को हटाने के लिए, जैसे परसेंटेज जब हटता है तो बटे में 100 आता है, वैसे जब डिग्री हटती है तो बटे में 360 आता है। ये वाली चीज को दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। अब ये जो हिस्सा है वो कुल का है, कुल कितना है अपने पास, 2520 है। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपने को सही जवाब मिल जाएगा। ये जो हिस्सा है वो कुल का है, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 133। 133 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। हल्का सा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्किप करो ताकि मैं आपको नया क्वेश्चन करवा सकूं। रिलैक्स होकर देखो, कोई कष्ट होगा तो मेरे से पूछिएगा। ये आ गया अपना अगला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बोलता है, एक दुकानदार 21 रुपए में 3 किलो की दर से आम खरीदता है। बहुत ही बढ़िया, अच्छा करता है वो। उन्हें 50 रुपए में 5 किलो की दर से आम को बेच भी देता है। बहुत ही बढ़िया। अब आपसे पूछ रहे हैं कि भैया 102 रुपए का अगर वो लाभ कमाना चाहता है तो उसे कितने आम जो है बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कीजिए, इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। 3 किलो उसने चावल क्या खरीदा है, आम खरीदा है 21 रुपए में, ठीक। 5 किलो वो बेचेगा, 5 किलो वो बेचेगा भैया कितने में, 50 रुपए में, ठीक है। तो आपसे वो पूछ रहा है कि 102 रुपए का अगर उसको लाभ कमाना है तो उसको कितने आम बेचने पड़ेंगे। बेकार है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मात्रक को सेम बना देता हूँ। यहाँ पे 3 किलो है, यहाँ पे 5 किलो है, तिरक गुणा कर दो। तिरक गुणा कहने मतलब है कि 5 का गुणा यहाँ पर कर दो, 3 का गुणा यहाँ पर कर दो। तिरक गुणा कर दिया हमने। तो ऐसे आप तिरक गुणा करोगे तो 5 गुणा कर रहे हो तो 5 गुणा यहाँ भी हो जाएगा, 3 का गुणा कर रहे हो तो 3 का गुणा यहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। जैसे गुणा करोगे तो आपको दिखाई देगा 5 या 15, 5 या 15, और यहाँ पर आ जाएगा आपके 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐसा, ठीक है। और यहाँ पर जब करोगे तो ये हो जाएगा 5 या 15 और यहाँ पर हो जाएगा अपने पास 150, ठीक है। तो ये जो है खरीदा था इसलिए कॉस्ट प्राइस था, बेचा था इसलिए सेलिंग प्राइस था। तो आपको अब यहाँ पर बहुत आराम से दिखाई देगा कि जब वो दुकानदार 15 किलो खरीद कर 15 किलो बेचता है तो आपको दिखाई देगा, खरीदा था तो 105 का खरीदा था, बेचा था तो 150 का बेचा था, तो उसका मतलब उसको 45 रुपए का लाभ हो गया। ये हो गया लाभ, प्रॉफिट। किस पर भाई, 15 किलो पर, ठीक है। तो उस दुकानदार को 15 किलो पर 45 रुपए का लाभ होता है। अब उसको जो है 102 रुपए का लाभ चाहिए। तो हमने क्या देखा, 45 रुपए का लाभ होता है 15 किलो पर, तो 1 रुपए का लाभ होता होगा 15 बटे 45 पर, और वैसे ही 102 रुपए का लाभ होता होगा गुणा 102 किलो पर। सही है ना, ठीक है, कंफर्टेबल है अपन लोग। तो जैसे इसको अपन कटिंग करते हैं तो ये हो जाता है 15 तिया 45, इसको इससे काटूंगा मैं तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो मेरा आ रहा है दरअसल कितना, 34 किलो, और वही इस क्वेश्चन का सही जवाब है। देखो बहुत ही सिंपल वे से मैंने डिलीवर किया है, हल्का फुल्का लिखा है, मानता हूँ इस वाली बात को, ताकि जो है आपको थोड़ा समझ में आए बढ़िया तरीके से, लेकिन मेथड बहुत ही सिंपल रखा है ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन, और मैं फिर से कह रहा हूँ एग्जाम में ये जो बार ग्राफ वाले जो क्वेश्चन हैं या जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन हैं, ये वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है आप अपने एग्जाम में 100% एक्सपेक्ट कीजिएगा, 100%। इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ये आएगा ही आएगा आपके पेपर में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करना सीख लीजिए कि कैसे हैंडल होता है, ठीक है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, अगर यहाँ पर डेटा छोटा छोटा दिखाई दे रहा हो तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जो डेटा इंपॉर्टेंट होगा मैं बोलकर बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन को एक बार इत्मीनान से सुनते हैं कैसे हैंडल होता है ये। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमने बार चार्ट दिया हुआ है 3 सालों के लिए, ठीक है, और 3 कंपनियां हैं जो कि टेलीविजन बेच रही है। कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है, रियलमी लिखा हुआ है, सैमसंग लिखा हुआ है, वन प्लस लिखा हुआ है।
तो रियलमी, सैमसंग और वन प्लस ये दरअसल क्या कर रही हैं, ये दरअसल जो है 2018 से लेकर 2020 तक टेलीविजन बेच रही हैं। जैसे यहाँ पर ये कलर आपको दिखाई दे रहा होगा और नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे। नीला कलर 2018 के लिए है, ऑरेंज कलर 2019 के लिए और हरा कलर जो है 2020 के लिए है। ठीक है, तो अगर तो आपको थोड़ा सा फोटो बड़ा करके दिखाता हूँ, बाद में क्वेश्चन देख लेना, पहले फोटो को देख लो अच्छे से, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि फोटो में हो क्या रहा है सर पता ही नहीं चल रहा। तो लो पहले फोटो समझ लो आराम से। चलो यहाँ आ जाओ। हाँ, अब बराबर सब कुछ एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है। तो आराम से पहले रिलैक्स होकर चाहो तो फोटो का स्क्रीनशॉट ले लो अपने मोबाइल में, और फिर जो है फोटो को साइड बाय साइड देखते रहना, और फिर जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको समझते रहना। ठीक है, उम्मीद है कि आपने ले लिया होगा। अब एक बार रिलैक्स होकर पहले फोटो को समझ लो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमारे पास 3 ब्रांड हैं, रियलमी, सैमसंग और वन प्लस। 3 सालों में 18, 19 और 20 में वो क्या कर रहे हैं, टेलीविजन को बेच रहे हैं। तो यहाँ पर उसने बताया है, देखो ये नीला कलर 18 के लिए, ये ऑरेंज कलर 19 के लिए, हरा कलर 20 के लिए। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो जो रियलमी है उसने 2018 में 380 टेलीविजन बेच डाले थे। वैसे ही जो रियलमी है उसने 2019 में 428 टेलीविजन बेच डाले थे। वैसे ही जो रियलमी है 2020 में 475 टेलीविजन बेच डाले थे। वैसे ही सैमसंग और वन प्लस का मुझे दिया हुआ है। आगे फोटो समझ में, फोटो क्या कहने की कोशिश कर रही है। ठीक है, यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग। आगे बढ़ाऊँ झांकी को, चलिए झांकी को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। तो जैसे ही मैं अब इसको सॉल्व करने जाता हूँ, तो पहले सवाल तो पढ़ लूँ। सवाल में क्या बोलता है, चलो आओ। सवाल में बोलता है, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ अब। सवाल में बोलता है कि 2018 में वन प्लस, तो उसका नंबर पकड़ना पड़ेगा। ये वन प्लस है और नीला कलर जो था वो 2018 था। यहाँ पे लिखा हुआ है 672, तो मैं पढ़ने में नहीं आ रहा, फोटो लेने बोला था वहां से देख लेना। यहाँ पे लिखा हुआ है 672। तो उसने दरअसल क्या कहा, ये है 672। ठीक है, उसने दरअसल ये कहा कि 2018 में जो वन प्लस है उसने 672 टेलीविजन बेचे, यहाँ से मेरे को पता चल गया। ठीक, बोल रहा है कि 672 टेलीविजन वन प्लस द्वारा प्रति टेलीविजन अर्जित लाभ 1946 है। तो वो बोल रहा है कि 2018 में वन प्लस ने हर एक टेलीविजन पर 1946 रुपया कमाया था। हर एक टेलीविजन पर 1946 रुपया कमाया है। तो बोल रहा है कि कुल कितना कमाया है। अब भैया एक टेलीविजन पर 1946 कमाया है, बेचा कितना है, 672 बेचा है। तो कुल जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 672 को 1946 से गुणा करवाना पड़ेगा। बस इतना ही करना है आपको। तो जैसे उसका इंटू करवाने जाओगे तो पूरा इंटू करवाने की जरूरत नहीं है, आखिरी के 2 टर्म ही निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे इसका इंटू करो तो आखिरी के जो 2 टर्म है वो आ रहा है मेरा 12। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 12, क्योंकि 12 कहीं और नहीं लिखा हुआ है। तो पूरा इंटू भी करवा लो तुम्हारा मन, आखिरी के 2 पद निकाल कर भी देख लो तो भी तुम्हारा मन। ठीक है, तो एग्जाम में थोड़ा सा अपना समय बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेट नहीं करते, यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट निकालकर अपना काम सेट कर लेते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। हाँ, ये भी मैंने जो है आपके लिए डीआई वाला क्वेश्चन रखा है। तो एक बार पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फोटो बड़ा करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि किसी राज्य का 2011 से 2020 तक विभिन्न 5 मदों पर खर्च 1000 करोड़ रुपए में दर्शाया गया है। प्रत्येक मद के लिए छायादित दंड प्रथम 5 वर्षों के खर्च को, छाया रहित दंड अगले 5 वर्षों के खर्च को दर्शाता है। ठीक है, तो जो शेडोड वाला भाग है, ये शेडो वाला जो हुआ है, ठीक है, तो ये है पहले 5 का, और जो बिना शेडो वाला है जिसमें शेडो नहीं वो अगले 5 का है। यहाँ पर वो यही कहने की कोशिश कर रहा था। इतनी तो मेरे को बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर संख्या भी दी हुई है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है मेरे पास कैटेगरी तो बना हुआ है PQRST, मतलब जो मद है, मतलब जो सेक्शन है उसमें ये शेडोड है। पहले 5 साल का 50 और अगले 5 साल का है 45। पहले 5 का है 40, अगले 5 का है 55। दिखाई दे रहा है, संख्या भी दी हुई है। अब चलो क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करता हूँ। क्वेश्चन में बोल रहा है कि मद क्यू, ये रहा मद क्यू, ये रहा मद क्यू। ठीक है, मद क्यू 2016 से 2022 में खर्च, और मद पी 2011 से 2015 में खर्च कितने प्रतिशत अधिक है। तो पहले नंबर यहाँ से पकड़ूंगा मैं, मैंने फोटो जूम करके दिखाई थी, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया होगा तो बैक करके फिर से ले लेना। और अब जो है एक बार रिलैक्स होकर इसे समझो। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मद क्यू, ये रहा मद क्यू,
2016 से 2022 अगला 5 वर्ष है, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 55, नहीं दिख रहा है तो मैंने लिख दिया है 55, ठीक है। और मद पी, ये है मद पी 2011 से 2015 पहला वाला 5 वर्ष है, तो उसके लिए यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है 50, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है ये जो 55 है ये 50 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो ये प्रतिशत अधिक वाली चीज के लिए मैंने आपको एक कंसेप्ट दिया हुआ है। जब भी आपसे एग्जाम में पूछता है परसेंटेज मोर या परसेंटेज लेस, उसके लिए हमारे पास डेटा होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100 देन यूज परसेंटेज, ठीक है। तो मोर कब बोलूंगा, जब इसको सॉल्व करने से प्लस आएगा। प्लस कब आएगा, जब बड़े में से छोटा करोगे। बड़ा कितना है मेरे पास 55 और छोटा कितना है मेरे पास 50, तो 55 माइनस 50/50 इंटू 100 ऐसा, ठीक है ना। तो इसको आप सॉल्व भी करोगे तो हो जाएगा 5/50, 5/50 मतलब उसे कट जाएगा 10, इसको कैलकुलेट करूंगा तो कैलकुलेट करके फाइनल आ जाएगा मेरे पास 10%। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 10%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता। ऑप्शन में अगर मैं देखना है तो ऑप्शन नंबर बी मुझे इसका सही जवाब मिलता है, ठीक है। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग, आइडिया एक्सेप्टेड है सारे बच्चों को, सेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखते हैं कि अगले वाले क्वेश्चन में वो क्या कहता है। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है, चलो 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 जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो। अगले वाले क्वेश्चन में कहता है यदि विक्रय मूल्य 2 गुना होता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, ठीक है भाई। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता है एसपी माइनस सीपी, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर आपने विक्रय मूल्य को मतलब एसपी को 2 गुना कर दिया, मतलब आपने इसको 2 एसपी बना दिया माइनस सीपी, तो जो लाभ है वो 3 गुना हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट है वो तो आपको 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट दिखाई देगा। मैंने इसको डबल किया तो यहाँ पर ये ट्रिपल हो गया, यही वो क्वेश्चन की लाइन है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि लाभ ज्ञात कीजिए, मतलब आपको प्रॉफिट आपको बताना है, लाभ परसेंटेज आपको बताना है। तो अपन कैसे निकालेंगे प्रॉफिट की, ये वाली जो वैल्यू है वो इसको मैं यहाँ पर पुट करूंगा। तो ऐसे पुट करूंगा कैसे देगा, 3 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस सीपी बराबर 2 टाइम्स ऑफ एसपी माइनस सीपी, ऐसा। जैसे इंटू करवाऊंगा तो हो जाएगा 3 एसपी माइनस 3 सीपी बराबर हो जाएगा 2 एसपी माइनस सीपी, सही है। जैसे इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा एसपी, और ये उधर चला जाएगा, हाँ ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा मेरे पास 3 में से 1 घटेगा तो 2 सीपी, ये ठीक है, यहाँ तक स्वीकार हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज अगर मेरे को निकालना है तो प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट जो कि होता है एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 देन यूज परसेंटेज। अब इसमें डेटा पुट करूंगा, एसपी जब मैं 2 सीपी लगाऊंगा तो 2 सीपी माइनस सीपी जाएगा सीपी, सीपी सीपी ऊपर नीचे कट जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जाएगा 100%, यही इसका सही जवाब, ठीक। तो हल्का सा बस मैंने लिखा है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आराम से सॉल्व हो सकने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। आइडिया एक्सेप्टेड। चलूँ मैं आगे, चलिए ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि 2500 को जब किसी वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है तो 8 साल बाद वो इतना हो जाता है। तो आपसे पूछ रहा है कि हमको ये बताइए कि वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है ना। तो 2500 से 3725 बन गया, तो ये दरअसल होगा टोटल अमाउंट, ये होगा प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं ए इज इक्वल टू होता है पी प्लस एस आई, ठीक है। जिसमें एस आई की वैल्यू सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू होती है पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू है वो है 3725, पी की वैल्यू मेरे को उसने गिवन की है 2500 और पी की वैल्यू है मेरे पास 2500, आर मुझे पता नहीं है, टाइम उसने मेरे को बताया 8 साल, अपॉन में हो जाएगा 100, ठीक है। तो इसमें से इसको जब घटाऊंगा तो 7 में से 5 जाएगा बचेगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1 और 25 का हो जाएगा 25, और यहाँ पर है मेरे पास 2500 इंटू आर अपॉन 100, ऐसा, ठीक है। तो जो जो कटिंग हो सकता है कर दो, जो नहीं हो सकता है छोड़ दो। ये इसका दोनों जीरो ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 25 को इससे काटने की कोशिश करता हूँ तो हो जाएगा 25 चौके 100, मेरे पास बचेगा 22, और 22 हो जाएगा किसने बारी में, हाँ 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 225 है ना, तो 225 हो जाएगा जीरो और हो जाएगा 9 बारी में,
ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा r बराबर आ रहा है मेरे पास 409/8। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना। 409/8 जब मैं काटने जाऊंगा तो मेरे पास वो कटेगा 6 और नहीं नहीं 25/22 ना 49 बारी में कटेगा, माफ कीजिएगा 49। ये हो जाएगा 49 बटे में आ जाएगा 8, इसको काटूंगा तो हो जाएगा 8 छक्के 48 और फिर एक बचेगा और फिर 1.8 तो जाएगा 6.125 मेरे हिसाब से आना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बन जाना चाहिए। ठीक है, सही है, बेकार है, आगे बढ़ो। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से चलते हैं मतलब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है किसी मूलधन पर साधारण ब्याज इतना वार्षिक ब्याज की दर से 1 रुपए प्रतिदिन होगा यदि वह लीप ईयर नहीं हो। तो बोल रहा है किस मूलधन पर, किस मूलधन पर मतलब आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू। साधारण ब्याज जो है वो 1 रुपए प्रतिदिन होना चाहिए पूरे साल भर के लिए और लीप वर्ष नहीं है। तो इस वाली चीज को समझने का प्रयास करो। अगर लीप वर्ष नहीं है तो साल में होते 365 दिन, साल में होते हैं 365 दिन, तो इसका मतलब जो ब्याज हो जाएगा पूरे साल भर का वो हो जाएगा 365 रुपया, क्योंकि 1 रुपए प्रतिदिन बोल रहा है। ठीक है, और P मतलब मूलधन मुझसे पूछ रहा है वो मुझे पता नहीं है, ऐसा ही बराबर PRT/100 लगा रहा हूं मैं, ये फंडा में पुट कर रहा हूँ डेटा को। ठीक है, P मुझसे पूछ रहा है मुझे पता नहीं है, 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जो ब्याज होगा जो कि नॉन लीप ईयर का 365 दिन में 365 रुपए हो जाएगा। जो ब्याज की जो दर है इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 25/4 और प्रतिशत है इसलिए बटे में 100 और 1 साल की बात चल रही है इसलिए कर दिया इंटू 1। इसको सॉल्व करूंगा पी के लिए तो मेरे को सही जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 के 100, इसका मतलब कि पी बराबर मेरे को करना है 365 गुणे में 16। ठीक है, तो पी बराबर 365 गुणे में 16 करोगे तो उसका आपको सही जवाब पता चल जाएगा। ठीक, कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं है, बहुत आराम से हो सकने वाला काम है। तो इसकी जो वैल्यू आपके पास आनी चाहिए इनटू करने के बाद, थोड़ा सा कैलकुलेशन स्किप कर रहा हूँ, आप स्वयं कर लेना, वो आना चाहिए 5840। ये इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, डन है। चलो चलते हैं अपन लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया मेरे पास अगला वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आराम से आप पढ़िए और थोड़ा बनाने का प्रयास कीजिए। ट्रेन वाले क्वेश्चन जो हैं हमारे एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और हल्का सा इस क्वेश्चन का जो लेवल है वो हाई भी है। ये वाला क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क भी है, आप इस क्वेश्चन को स्वयं से कोशिश करेंगे। जब मैं आपके लिए नेक्स्ट वाली क्लास में आऊँगा तो मेरी अगले वाली क्लास इसी वाले क्वेश्चन से शुरू होगी। ठीक, तो नेक्स्ट वाली क्लास में बेहतरीन थोड़े से एडवांस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन जानने के लिए ज़रूर मुलाकात कीजिएगा। तब तक जितने मैंने क्वेश्चन करवाए हैं आराम से रिलैक्स होकर देखो, प्रैक्टिस करो और इस वाली बात का ध्यान रखो कि जितना मैं करवा रहा हूँ उतनी ही अगर प्रैक्टिस कर ले रहे हो तो भी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर लोगे। क्यों? क्योंकि मैं जो भी कंसेप्ट करवा रहा हूँ अलग अलग वैरायटी वाले करवा रहा हूँ और एकदम एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना है वो वाले करवा रहा हूँ। तो आराम से रिलैक्स होकर इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बार बार क्वेश्चन को देखो, बार बार वीडियो रिपीट कर करके देखो। कोई अगर डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे कमेंट वाले सेक्शन में पूछो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।